प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, हमारे प्यार की खातिर मेरी बात सुन लीजिए। अब कैसा लग रहा है? बुखार तो नहीं है? मतलब काढ़े ने अपना काम कर दिया। गला दुख रहा है क्या? मैं ठीक हूँ। बारिश रुक गई है, हमें अब घर चलना चाहिए। लेकिन घर जाने से पहले आप एक और बार काढ़ा पी लीजिए। तबीयत खराब होगी तो दादी परेशान होंगी, और कोई रिश्ता तो बचा नहीं। दादी से जो रिश्ता है वो बचा कर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी, हाँ दादी अभी का कोई फोन आया क्या? कुछ पता चला उसका? हाँ, कॉल आया था उसका। वो कह रहा था कि वो दिल्ली जा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गया था। थैंक गॉड, कम से कम उसने आपको कॉल तो किया। पर दादी प्रज्ञा दी का क्या? उनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। उनसे कोई बात हुई क्या? प्रज्ञा का नहीं पता, लगता है सरला जी को पता होगा। रुक, मैं फोन करके देखती हूँ। हेलो, नमस्ते जी। माफ करना, सुबह सुबह आपको डिस्टर्ब किया मैंने। वो ऐसा है कि मैं जरा प्रज्ञा को लेके बड़ी परेशान हो रही थी। पता नहीं वो कहाँ है, किस साल में है, कुछ समझ नहीं आ। मुझे पता है, वो अभी के लोनावला वाले बंगलों पर है। अच्छा, वहाँ है वो। सब ठीक है ना? नहीं, कोई बात नहीं। मैं बाद में आपसे बात करूंगी, ठीक है? नहीं, एक अरे इतनी हड़बड़ी में फोन क्यों काट दिया? मैंने बताना ही भूल गई कि प्रज्ञा के साथ साथ अभी भी वही है, लोनावला वाले बंगले पर। चलो कोई नहीं, फोन आएगा ना दोबारा तो बता दूंगी। दादी क्या बोला माने, बताइए ना। सरला जी ने कहा कि प्रज्ञा लोनावाला जो हमारा कॉटेज है ना, वहाँ पे है। दी अभी के बंगलों में कैसे है? दादी अगर अभी दिल्ली में है तो दी वहाँ पे लोनावला में क्या करे? अभी दिल्ली में है और प्रज्ञा लोनावला में, मतलब वो दोनों अभी तक मिले नहीं है। दिस इज अमेजिंग। ये गुड न्यूज तो मुझे निखिल और आलिया को भी सुनानी चाहिए। अरे उससे लगा होगा कि वो घर पे नहीं है तो वहाँ होगा। हाँ दादी, ये हो सकता है, क्योंकि दी ने मुझे भी यही कहा था कि वो जानती है कि अभी कहाँ हो सकता। दादी आपके पास कोई कॉटेज का लैंडलाइन नंबर या कुछ है क्या? प्लीज चेक करिए ना एक बार। बंगलों का लैंडलाइन नंबर मुझे नोट तो उसने करवाया था। मुझे लगता है कहीं मैंने डायरी में लिखा हुआ। दादी एक काम करिए, आप नंबर ढूंढिए और जैसे ही आपको नंबर मिला प्लीज मुझे फोन करके बता दीजिए, ठीक है? तू कहाँ जा रहा है? दादी मैं लोनावला वाले कॉटेज जा रहा हूँ। दादी अगर अभी वहां पे आएगा और दी उसको तनु की एसेट बताएगी ना तो मुझे लगता है मुझे दी के साथ ही होना चाहिए। वैसे भी तनु का भांडा फोड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, और अभी के सामने दी को फुल सपोर्ट देने का भी इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। दादी मैं चलता हूँ, आपको जैसे ही नंबर मिले प्लीज मुझे भेज दीजिए। हाँ। क्यों कर रही है ये ऐसा? जब मैं उससे अपना फैसला सुना चुका हूँ और घर छोड़ के उसने भी मुझे अपना फैसला क्लियर कर दिया है, तो क्यों कर रही है वो ये सब? क्यों कल रात से वो मेरी इतनी केयर कर रही है? वो वाकई मुझे अपना सच बताना चाहती है या बात कुछ और है? क्या सोच रही है वो? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी आएगी तो उसे डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि वो चाहती क्या है। रुको वहां पर, कांच! क्या कर रही हो तुम? बैठो उधर, बाहर से। तुम कर क्या रही हो? देखकर नहीं चल सकती? नीचे कांच है और तुम उसके ऊपर। कितना खून निकल रहा है यहां से। कहीं तुमने जानबूझकर तो नहीं किया? ऐसे क्या देख रही?
तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें पट्टी करूं, तुम्हारी केयर करूं, जिसे कल तुमने मेरी केयर की थी। क्योंकि तुम जो भी करते हो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। एक मैं ही हूं जो पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूं, और मुझे करना भी चाहिए कि नहीं। मत कीजिए। अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। क्या खाक ध्यान रख सकती हो? अभी भी खून निकल रहा है ऐसे। तुम यहाँ कस के पकड़ो, पकड़ो यहाँ पर, और जब तक खून ना रुके आप छोड़ना मत। तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं कि जब चोट लगती है तो क्या करना चाहिए? आपकी दादी ने नहीं सिखाया कि जिसे चोट लगी है उसे डांटते नहीं। डांटो नहीं तो और क्या करूं? इतनी केयरलेस क्यों हो तुम? आप सिर्फ मेरा पाँव छोड़ दीजिए। चुपचाप बैठी रहो वहां पर। मैंने कहा ना, क्यों कर रहे हैं आप ये सब? कल जब मैं आपकी केयर कर रही थी तो आपने कह दिया ना कि कोई रिश्ता ही नहीं बचा हमारे बीच। आप क्या फर्क पड़ता है? मुझे चोट लगे, मेरा खून बहे, क्यों ध्यान रख रहे हैं मेरा? और प्लीज ये मत कहिएगा कि मेरी माँ के लिए रख। जब तुम ये कह सकते हो कि तुम दादी के लिए मेरी केयर कर रही थी, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारी माँ के लिए केयर कर रहा हूं? मैंने सोचा कि जब घर जाएंगे तब बता दूंगी, लेकिन घर आकर तनु ने मुझे फिर से रोक दिया। तो कहा कि इस बारे में मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपके सामने में गई तो आपका सदमा बढ़ जाएगा। आपके इमोशंस के सहारे उसने फिर मुझे सच बोलने से रोकना चाहा, लेकिन मैं नहीं रोकना चाहती थी। मैं आपको सच बताना चाहती थी। मैं आई भी, लेकिन जब आपने खुद कहा कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, कि आप मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। मुझे आपको सच बताकर खुशी तो नहीं मिलती ना, खुशी तो मुझे आपको खुश देखकर मिलती। और तनु ने मुझसे कहा था कि वो आपको संभालेगी, आपका ख्याल रखेगी, आपको खुश रखेगी, आपका साथ देगी। अब सोचती हूँ तो लगता है कि उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं क्या करती? मैं प्यार करती हूँ आपसे। आपके बारे में कोई बात होती मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। मेरा दिमाग मुझे बोल रहा था कि वो झूठ बोल रही है सिर्फ मुझे उस घर से बाहर निकालने के लिए। मैं आपकी तकलीफ नहीं देख पा रही थी। मैं आपको खुश देखना चाहती थी। उसके लिए मुझे खुद आपसे दूर क्यों न जाना पड़े, इसलिए मैं घर छोड़कर चली गई। लेकिन जब मैं घर छोड़कर गई और मुझे पता चला कि वो तनु आपके साथ नहीं, निखिल के साथ है, मुझे बहुत गुस्सा है। मैं निखिल के घर गई, मुझे पता चला कि वो सेलिब्रेट कर रही है कि उसने मुझे इस घर से निकाला। वो लोग जश्न मना रहे इस बात का कि आप उस बच्चे के लिए रो रहे जो आपका कभी था ही नहीं। मैंने सारी बातें इस मोबाइल पर रिकॉर्ड की और आपके पास आई, लेकिन वाह! And the award for the best story goes to Miss प्रज्ञा अरोड़ा। वाह, क्या कमाल की स्टोरी बनाई तुमने, क्या टैलेंट है तुममें। एक ढूंढो तो 10 मिलते। थोड़ी यहाँ से उठाई, थोड़ी वहां से उठाई, थोड़ा अपना बनाया, और जो हमारे बीच में हुआ उसे क्लाइमैक्स में चिपकाकर स्टोरी बना दी तुमने। पता है, अगर कोई तुम्हारी एक कहानी सुनेगा ना तो वो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेगा, पर मैं नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी ये कहानी पहले भी सोच चुका हूं। और पता है मुझे तुम्हारी कौन सी बात अजीब लग रही? सबसे पहले जब तुम मुझे छोड़कर गई थी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे मेरे बच्चे के लिए छोड़कर जा रही हो। उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए तुम अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रही हो। उसे उसका हक देने के लिए तुम अपने हक छोड़ रही हो। इन शॉर्ट, तुम मेरी खुशियों के लिए मुझे छोड़कर चली गई। दूसरी बार जब तुम मुझे छोड़कर गई, तब भी तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी खुशियों के लिए मुझे छोड़कर जा रही। अब तुम मुझे बताओ कि ये सब इत्तेफाक है या साजिश? पता है, जो भी तुम्हारी एक कहानी सुनेगा ना, वो रो देगा, लेकिन मैं नहीं। Let me finish. मेरा प्यार ही था जिसके लिए मैं वापस आई। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व, कोई वजूद ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि
आपसे दूर जाकर मैंने ये बात सीखी। आपसे दूर जाकर मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी है कि जो इंसान जितना कामयाब होता है ना, उसके दुश्मन उतने ही बढ़ जाते हैं। और उन्हीं दुश्मनों से बचाने के लिए मैं वापस आई थी। आप ही के घर में एक इंसान आपसे बदला लेना चाहता था, एक आपको बर्बाद करना चाहता था, एक आपके पैसे हथियाना चाहता था और एक हम दोनों को अलग करना चाहता था। मैं आपको बर्बाद होने से बचाना चाहती थी, इसलिए कि वो लोग आपसे आपके पैसे न छीन ले, इसलिए मैंने सब कुछ अपने नाम कर लिया, अपना रूप बदला, आपके दुश्मनों की तरह बन गई। क्योंकि बुराई से जीतने के लिए कभी कभी खुद को बुरा बनना पड़ता है। कोई दुश्मन नहीं है मेरा। मेरी लाइफ में सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस हैं। मैंने अपने लाइफ में सिर्फ प्यार कमाया। दुश्मन क्या होता था मुझे कभी पता भी नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई ना, तब से मुझे दुश्मन शब्द का मतलब पता चला। और तुम अभी कहानी बना रही हो। तुम वापस इसलिए आई क्योंकि तुम्हें ऐशो आराम की आदत पड़ गई थी ना। मुझे सारी सच्चाई पता थी, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती थी। हर रोज आपकी आंखों में अपने लिए नफरत देखती थी। एक एक सांस मैंने कैसे लिए मैं जानती हूँ। मैं वाकई उस घर को छोड़ के इसीलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा था तनु आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो आपसे प्यार करती है, शायद आप दोनों को एक साथ होना चाहिए। मुझे लगा तनु आपको वो प्यार दे सकेगी जो मैं कभी नहीं दे पाई। इसीलिए मुझे लगा सबकी भलाई इसी में कि मैं वो घर छोड़कर चली जाऊं, इसलिए मैं चली गई। मैं बहुत मुश्किल से आपकी यादों के सहारे जी रही थी। मुझे पता चला कि आप शादी के लिए राजी हो गए, आपकी सगाई होने वाली है तनु के साथ। मैं बहुत रोई, लेकिन मुझे खुशी थी इस बात की कि आपका घर बस रहा है। मैं उस दिन आपके घर आपको और तनु को बधाई देने आई थी। घर पहुंचकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले, लेकिन तनु दिखी। इससे पहले कि मैं उसे कांग्रेचुलेट करती, मैंने उसे फोन पर किसी से बातें करते हुए सुना। हाँ, मैं जानती हूँ कि अभी इस बच्चे की सच्चाई नहीं जानता, पर तुम जानते हो ना, तुम जब भी मुझसे प्यार करता है, हम दोनों शादी कर रहे हैं, दोनों शादी, क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा अभी का या तुम्हारा। मैंने जो कुछ सुना उसके बाद मैं बहुत घबरा गई थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं सबसे पहले आपसे मिलकर आपको सब कुछ बताना चाहती थी। आपको ढूंढने के लिए मैं ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां पर भी केबिन में आपकी जगह कोई और था। हाँ, मैं उन्हीं के ऑफिस में हूँ और अब धीरे धीरे मैं आपकी मदद से उनके नाम को मिट्टी में मिला दूंगी। और तब मुझे पता चला कि जिन दो लोगों के भरोसे मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, वही दो लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन। एक आलिया जो आपका सब कुछ छीनना चाहती है, और तनु जो झूठ बोलकर आपको मुझसे अलग करके खुद आपसे शादी करना चाहती है। मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रहा हूं कि प्रज्ञा को खत्म करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आज बच गए। We don't know what the future is like. जब तक जिंदा रहेगी, अटकी रहेगी हमारे। सोचो तुम लोग, सोचो, ऐसी जिंदगी से बेहतर मौत है। अभी भी कह रहा हूं, let's just finish here. और मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रही, अगर प्रज्ञा को कुछ हुआ तो हम सब फंस जाएंगे। वो अपने लोनावाला वाले बंगलों में है, ये सब जानते हैं। और अगर प्रज्ञा मर गई ना, तो दादी का शक हम पे जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन हम हैं। और शक तो क्या, वो सीधा पुलिस कंप्लेंट करेंगी। क्या करेगी पुलिस? मर्डर मैं करने वाला हूं। And you know what a clean job I can do. और by the way, पुलिस सिर्फ पकड़ सकती है, सजा नहीं दे सकती। सजा देने के लिए सबूत की जरूरत होती है, जो मैं छोड़ूंगा नहीं। समझी? एंड बाय द वे, तुम जानती हो, प्रज्ञा ने हमें सबूतों के साथ एक बार पहले भी अटैक किया था। डीएनए का केस भूल गई तुम? हाँ, पर कुछ हुआ क्या? उल्टा मैंने उसे फंसा दिया। अच्छा, आपने बचाया था। थैंक यू वेरी मच। तनु किस्मत हमेशा हमारा साथ देगी, ये श्योर नहीं है। और अगर ऐसा कोई सबूत उसको एक बार मिल गया जिसके कारण हम फंस गए, हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो घर छोड़ के जा चुकी है। हमें सिर्फ उसके हाथ से वो सबूत छीनने जो वो अभी को दिखाने वाली है। दैट्स इट। ये खेल ऐसा ही चलता रहेगा। सबूत मिलते जाएंगे, उसके हाथ लगते जाएंगे। हम we'll catch her sometimes, we'll not catch her। कभी हाथ से निकल गई वो एक सबूत, सिर्फ एक सबूत, अगर हमारे हाथ से निकल गया और वो अभी के हाथ लग गया, तो सोचो क्या होगा तुम्हारे साथ। सब कुछ खत्म हो जाएगा। जस्ट एक गलती हमारे हाथ से, और अब तो हमारे ऊपर डबल खतरा है। वो डॉक्टर की बेटी घर वापस आ चुकी है और उन पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अगर उसने मुंह खोल दिया, अगर अभी को जाकर सच्चाई बता दी, तो why won't he believe them?
सब पोल खुल जाएगी हमारी। और ऊपर से प्रज्ञा की सपोर्ट टीम, दादी जो जान से भी ज्यादा प्यार करती है उसे। They will leave no stone unturned, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हमारे पीछे आने के लिए, अभी को कन्विंस करने के लिए। तो प्रज्ञा को हमारी लाइफ से हटाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आई गेस यू हैव फॉरगॉटन, वो लड़की अपनी माँ के पास वापस पहुंच गई है और अब दे आर अंडर नो प्रेशर कि हमारे बताया हुआ झूठ ही बोले। वो प्रज्ञा के एहसान के तले वो दबे हुए हैं, तो उसे हेल्प करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। प्रज्ञा अगर उन्हें बोले कि अभी को जाकर सच बोले तो वो सच भी बताएंगे उसे। और घर पे प्रज्ञा की दादी जो उसे बेहद प्यार करती है, उसे घर पे रहकर नहीं तो घर के बाहर फुल हेल्प करेगी। और सबसे बड़ी बात, प्रज्ञा जो दिन रात अपने हस्बैंड के बारे में ही सोचती है, उसे बचाने के लिए हर वो कोशिश करेगी। Guys, why don't you understand? हमारा फ्यूचर बचाने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी ऐसे, इसलिए उसके रहते हुए हम आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। और आगे बढ़ना होगा तो प्रज्ञा जी को रास्ते से हटाना होगा। So let's just goddamn kill her, समझे? So let's just kill her. इस प्रज्ञा को रास्ते से हटाना ही होगा। ये प्रज्ञा हमारे रास्ते का कांटा नहीं बल्कि हमारे पैर पर बंधा हुआ वो पत्थर बन चुका है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थिंक अबाउट इट गाइस, हम बिल्कुल वहीं पर ही खड़े हुए हैं जहां पर हम 6 महीने पहले थे, फाइटिंग विद ईच अदर। लेकिन अब नहीं। अगर वो बाहर नहीं निकली तो तनु, तुम अभिषेक प्रेम मेहरा से कभी भी शादी नहीं कर पाओगे और तुम कंपनी के कभी भी सीईओ नहीं बन पाओगे। और मैं उस घर में वापस नहीं घुस पाऊंगी। इसलिए उस प्रज्ञा का हमारी लाइफ से परमानेंटली बाहर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगा कि तनु की सच्चाई सामने लाने का एक और तरीका, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तनु अपनी सच्चाई खुद ब खुद आपको बता दे तो शायद आपको यकीन हो जाएगा। तब मैंने रोनी की मदद ली। हमारे पास सारे सबूत आ गए थे। तनु ने अपने मुंह से सब कुछ कन्फेस कर लिया था, कैसे उसने झूठ बोला है, कैसे ये बच्चा निखिल का है। लेकिन पता नहीं कैसे एन मौके पर उन्हें हमारी प्लान का पता चल गया और उन्होंने सबूत ही तोड़ दिया। उन्हें प्लान का तो पता चला ही, ऊपर से तनु को ये भी पता चल गया कि मैं वापस आपके पैसों के लिए नहीं, आपके लिए आई। जब उसने मुझे कन्फ्रंट किया, मैंने उसे चैलेंज किया कि मैं इस लड़ाई में जीत कर दिखाऊंगी, आपको वापस हासिल करके दिखाऊंगी। अगर किसी बच्चे को उनका नाम मिलेगा तो वो मेरा होगा, वही होगा मेहरा खानदान का वारिस। उसके बाद मैं तनु की हर हरकत पर नजर रखने लगी। निखिल की सच्चाई आपको बताने की कोशिश की कि तनु और निखिल दोनों मिले हुए हैं, और उस निखिल की सच्चाई आपको पता चल भी जाती क्योंकि माँ को भी ये सब पता चल गया था। माँ आपको ये सब बताने आ रही थी कि उस निखिल ने माँ को किडनैप कर लिया और माँ का जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो भी निखिल ने ही करवाया था। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा है। उसके बाद मैं तनु की हर हरकत पे नजर रखने लगी, बार बार आपके सामने साबित करने की कोशिश करती रही कि वो झूठी है। वो पता नहीं कैसे हमेशा आपको कन्विंस कर लेती थी कि वो सच बोल रही है। बस, मुझे कुछ और नहीं सुनना। अगर तुम सच बोल रही हो तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि तनु झूठ बोल रही? कैसे पता था? आप मेरा यकीन कर लेते। मैंने इतनी बार हिम्मत की कि आपको आकर सब कुछ बता दूं, लेकिन जब उस बच्चे के लिए आपका प्यार देखती थी ना, मेरी सारी हिम्मत टूट जाती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तनु भी आपको आकर बताती ना कि वो बच्चा आपका नहीं है, तो भी आप नहीं मानते। मैंने बताने की कोशिश नहीं की। मैं लेकर आई थी ना डीएनए रिपोर्ट, उस पर भी आपको विश्वास नहीं हुआ। आपको तनु की झूठी रिपोर्ट पर विश्वास हुआ क्योंकि आप खुद नहीं मानना चाहते थे कि वो बच्चा आपका नहीं है। जैसे जैसे उस बच्चे के लिए आपके इमोशंस बढ़ते जा रहे थे, मेरे मन का डर और बढ़ता जा रहा था कि कहीं मैं आपको खो न दूं। बार बार सबूत के होते हुए भी हार जाना, अपनी खुशी के लिए अपनों को ही चोट पहुंचाना, ये सब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं हार जाऊं। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि उस तनु का झूठ मैं आपके सामने नहीं ले पाई। थोड़ी सी जो तसल्ली है वो सिर्फ इस बात की है कि तो ऐसे इंसान जिनकी सच्चाई आपको नहीं पता थी, वो आपको मैंने बता दी। एक राज भैया, और बड़ी मुश्किलों के बाद आलिया की असलियत।
बड़ी अजीब बात है ना, आपके अपनों की असलियत में आपके सामने ले आई, लेकिन वो जो आपका था ही नहीं उसकी सच्चाई मैं आपको नहीं बता पाई। शायद भगवान ही ऐसा चाहते थे कि मैं ये लड़ाई न जीतूं, कि हम दोनों कभी एक ना हो पाए। शायद उन्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर ही खुश रहेंगे। खैर, जिसने मिलाया उसने अलग कर दिया, उससे क्या शिकायत करूं। तनु कहाँ गई? आलिया, आई थिंक यू आर राइट। हमारे पास प्रज्ञा को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। थैंक गॉड ये बात तुम्हें समझ में आ गई थी। अगर नहीं भी होती ना तो भी मैं और निखिल यही करते। वैसे तुम्हें पता है ये निखिल करने क्या वाला है? I mean, कैसे प्रज्ञा को मारेगा? उसने कुछ तो सोचा है, बट डिटेल में नहीं बताया। तुम्हारे आने से पहले मुझे इसी के बारे में वो कुछ बता रहा था कि वो प्रज्ञा की गाड़ी के साथ कुछ करने वाला है। पूरा मुझे लगा इतने टाइम अपने परिवार से दूर रहने के बाद शायद तुम बदल जाओगी, अपने भाई की नफरत सहने के बाद शायद थोड़ी शांत हो जाओगी, बट मैं गलत था। मैं तो भूल ही गया था कि आलिया मेहरा तो कभी बदल ही नहीं सकती। तुम जैसी थी तुम वैसी ही रहोगी। इंडिया वापस आने के बाद एक बार भी किसी से बात करने की कोशिश करी? घर पे किसी से मिलने की कोशिश करी? दादी से बात करने की कोशिश करी? नहीं ना। इससे मिलने आई और यहां पे बैठ के प्लानिंग कर रही हो कि प्रज्ञा को कैसे मारे। पहले बुलबुल को मारा, प्रज्ञा दी को मारना चाहती। और तुम बहुत रो रही थी ना उस दिन तुम अपने बच्चे को लेकर। तनु, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। You know, I really hate you. मुझे लगा कुछ भी हो जाता पर तुम्हारा बच्चा ना मरता। But I was wrong. मुझे बुरा लगना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट आज मैं सोच रहा हूं कि जो हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ। भगवान ने अच्छा किया कि तुम्हारी गोद से बच्चा निकाल के उन्होंने अपने पास रख लिया, क्योंकि तुम जैसी औरत जो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो अपने बच्चे की जान भी ले सकती है। और उस दिन तुमने डॉक्टर शीला के बच्चे को किडनैप करने का प्लान किया और आज तुम प्रज्ञा दी को मारने का प्लान कर रही हो। अरे जो प्रज्ञा तुम्हारे बच्चे को बचा रही थी, तुम्हारी जान बचा रही थी, तुम उसकी जान लेना चाहती हो। आप मुझे नहीं, कुछ नहीं सुना मुझे। किसी से कुछ नहीं पूछना। कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना तुम्हें, बस एक काम करना था। तुम्हें मुझे सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। पता है, अगर तुम मुझे पहले बता देती ना तो मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सच्चाई तुम्हारी आंखों में देख लेता। जो सच, जो बात तुम मुझे बताना चाह रही थी, जो राज तुम्हारे दिल में, मैं सब जान लेता। वो कहते हैं ना, जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो दिल की ही सुनते हैं। तुम अपने दिल से बोल देती ना तो मैं अपने दिल से सुन लेता ना। तुमने कहा था ना कि मेरे दिल में अभी तुम्हारे लिए एहसास है, अगर मैं उसे महसूस करूंगा तो मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। मैंने उसे महसूस किया है और मुझे मेरा जवाब मिल गया है। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बहते आंसू सब बता रहे। तुम्हारी आंखों से तुम्हारे दिल का हाल पता चल रहा है। तुम्हारी दिल की धड़कनें, तेज सांसें, कांपते हाथ, कांपती आवाज से मुझे पता चल रहा है कि तुम जो बोल रही हो वो सच है। आज अगर तुम मुझे ये वीडियो भी दिखा देती ना तो मैं इस पर भरोसा नहीं करता। मैं कहता कि ये फेक वीडियो है। लेकिन तुम जो बोल रही हो उस बात को मैं कैसे झुटला सकता हूं? तुम्हारी आवाज में मैं उस तकलीफ को महसूस कर सकता हूं जो तुमने मेरे लिए सहा है। मैं उन सब बातों को कैसे झुटला सकता हूं?
मुझे पता है, आज तुम मुझे वैसे ही दिख रही हो जैसे मेरी फुग्गी देखा करती थी, मोटे मोटे चश्मों के साथ। आज नजर का चश्मा नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखकर मैं तुम्हारे दिल की गहराई तक जा सकता। पता है, जो बातें और जो इंसिडेंट्स तुमने मुझे बताए ना, उन सबके क्लूज मेरे सामने ही थे। मेरा ध्यान गया था उन पर, मुझे लगा था कुछ गलत है। सब कुछ जिक्सॉ पजल की तरह मेरे सामने था, लेकिन मैं उसे देख ही नहीं पाया। मुझे कई बार लगा कि तन्नू और निखिल मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैंने पूरब को भी बताया था कि वो निखिल पर नजर रखे। और अब जब तुमने मुझे ये सारी बातें बताई है ना, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों तन्नू बार बार पेट दर्द का ड्रामा करती थी, क्यों निखिल बहाने ढूंढता था हमारे घर में आने का। मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे मेरी फुकी मिल गई। मुझे बहुत पहले आपको सब कुछ बता देना चाहिए। खुद पर नहीं तो अपने प्यार पर तो भरोसा करना चाहिए था। कि आप मुझ पर यकीन करें ना करें, लेकिन हमारे प्यार पे जरूर यकीन करेंगे। सब कुछ आपसे छुपाती रही, यहाँ तक कि मेरे आंसू भी। तभी रोया भी तो अकेली, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे डर था आपको खोने का। मुझे लगा कहीं आप मुझसे इतने दूर न चले जाए कि मैं आप तक पहुंच ही ना पाऊं। बस इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बता पा रही थी, लेकिन मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना करती थी इस दिन के लिए। और देखिए आज ये दिन आ गया। आपको मेरी बात पर यकीन है? पता है, दादी ठीक कहती है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए ना साथ रहना नहीं, साथ निभाना जरूरी होता है। और कभी कभी हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, हमें उसी से दूर जाना पड़ता है। लेकिन दो इंसानों की दूरी ना ये बताती है कि उन दोनों के बीच में कितना प्यार है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तुमने अपनी बात बताने में इतनी देर कर दी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जितने दूर थे ना, अब उतने ही पास रहेंगे। मुझे मेरी सबसे बड़ी खुशी मिल गई। मुझे मेरी फुकी मिल गई और तुम्हें मैं मिल गया। थैंक गॉड, आज के बाद मुझे उस मुगले काम तो नहीं करना पड़ेगा ना। परेशान किया उसने मुझे और मेरी फैमिली को। मैं आज अभी इसी वक्त से उसकी नौकरी को ठुकर मारता हूं। चलेगा ना? बेरोजगार हो तो नौकरी चाहिए। क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारा पति बनकर रह सकता हूं? Be good. I will be, because I love you. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।